सबको नमस्कार। आज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर इसके द्वारा आयोजित प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह और उनका मोटिवेशन इस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर आज इस ओपन थिएटर में हमारे साथ उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो रॉयल इंस्टीट्यूट कंपटीशन इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं, जो एमडी हैं, हमारे सम्मानित साथी GL कुमावत साहब, हमारे साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारी सम्मानित मैडम प्रोफेसर कुसुम मित्तल MLSU उदयपुर जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से हैं, होम साइंस से, और साथ साथ इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण संस्थान जो बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है कंपटीशन के थ्रू, प्रतिस्पर्धाओं के थ्रू, उसकी पूरी कोर टीम के सभी सदस्य, साथ ही साथ आज जैसा हमारे साथी और इस संस्था के संस्थापक कुमावत साहब ने, GL कुमावत साहब ने जैसा बताया, बहुत सारे प्रतिभावान छात्र जो आज अलग अलग जगहों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस सम्मान समारोह के अंदर, और विभिन्न प्रतिभाओं के कारण या तो उनका जेट के थ्रू एडमिशन हुआ है, प्री PG के थ्रू एडमिशन हुआ स्टेट में, स्टेट जो प्री PG एग्जाम कंडक्ट करती है, या फिर PhD में एडमिशन हुआ है, या फिर ICAR द्वारा आयोजित जितनी भी हमारी एग्जाम्स हैं UG के लिए और PG के लिए, वो प्रतिभावान छात्र आज यहाँ उपस्थित हैं। और कई उदाहरण, बहुत ही अनूठे और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण कुमावत साहब ने बताया और वो बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त इस संस्था के अंदर, इस इंस्टीट्यूट में अभी वर्तमान में अध्ययनरत जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होनहार छात्र और छात्राएं और हमारे इस संस्था के जितने भी कर्मचारी और दूसरे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सबका पहले तो अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ सबसे पहले हमारे सम्मानित साथी GL कुमावत साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने का मौका दिया। अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं आता तो हो सकता है मैं ऐसे कार्यक्रमों में कम जाता हूं, तो मुझे पता नहीं लगता कि किस प्रकार से छात्र कितना संघर्ष करके और कितनी तैयारी करके प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और ऐसे कैसे संस्थान हैं, कई बार मन में कई बात जम जाती है कि ये जो कंपटीशन करवाने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एक अवधारणा पैदा हो जाती है, लेकिन असलियत का जब पता लगता है जब आप आके देखते हैं, अगर रियली व्हाट सच इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग, ऐसे संस्थाएं क्या कर रही हैं, तो ये मौका मुझे आके देखने का मिला। तो इसके लिए मैं कुमावत साहब का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद नंबर 2 पे मैं जितने भी हमारे आज जो छात्र प्रतिभावान छात्र
जिनका आज सम्मान हुआ है, अलग अलग उनमें प्रतिभाओं में, प्रतिस्पर्धाओं में आगे निकल के एडमिशंस में, नौकरी पाने में, उनका सबको बधाई देता हूं मेरी तरफ से। उनको बहुत बहुत बधाई, और ये भी कामना करता हूं कि वो आने वाले समय में जीवन के अपने क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में और आगे बढ़ेंगे और पूर्ण रूप से सफल होंगे, ये मैं कामना करता हूं। और साथ साथ मैं जो हमारे छात्र जो अभी वर्तमान में जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहूंगा, ये उनके सामने बात रखना चाहूंगा कि उनके लिए भी भविष्य बहुत सुनहरा है। भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है और इस देश में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो मैं आप लोगों को भी इस बात की बधाई देता हूं कि आप लोग इस संस्था से जुड़े, रॉयल इंस्टीट्यूट से, और कृषि के क्षेत्र में आप आगे आके आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं बात करता हूं किन चीजों की आवश्यकता है और जो आप जो तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ाई करना चाहते हो, उसकी क्या संभावनाएं हैं, भविष्य में कितना पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और साथ साथ कृषि क्षेत्र में संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में पढ़ाई करने के बाद रोजगार, स्वरोजगार और दूसरों को रोजगार देने की कितनी गुंजाइश है, इसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे जितने बच्चे बैठे हैं बहुत होनहार बच्चे हैं और बड़ी शांति से वो सारे कार्यक्रम, जब बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे तो उनकी हौसला अफजाई बच्चे कर रहे थे, और छोटे बच्चे होते हुए उन बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट अपनी उसका परिचय दिया अलग अलग सांस्कृतिक इवेंट्स में। तो मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूं, लड़कियों को और लड़कों को, दोनों को, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया अलग अलग इवेंट्स में अभी ये शुरुआत होने से पहले। और अब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे देश की सबसे तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम पैदा हुए हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बॉर्न इन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ी एक बात है। नंबर 2, एक और सबसे अच्छी बात है, हम ऐसे देश में पैदा हुए जो कृषि प्रधान देश है। अब मैं बात रखना चाहूंगा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की। आजादी के टाइम पे मैं छात्रों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारी कृषि की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी, बहुत मजबूत नहीं थी। और वो ऐसा समय जब हमारी देश की कुल जनसंख्या 34 करोड़ के आसपास थी 1947 में, और हमारे देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 50 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे था, और 34 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद हम नेट इंपोर्टर थे। बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था लोगों को खिलाने के लिए, पेट भरने के लिए। ये तो थी फूड ग्रेन्स की बात। और अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों की, दूसरे क्षेत्र बागवानी, तिलहन, दलहन, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा विकट थी। और टोटल बागवानी, हॉर्टिकल्चर, जिसमें सब्जियां आती हैं, जिसमें फल आते हैं, जिसमें फूल आते हैं, जिसमें मसाले आते हैं, जिसमें औषधीय पौधे आते हैं, सुगंधित पौधे आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स आती है, जिसके अंदर मशरूम भी आती है। ऐसी फसलों का कुल उत्पादन
25 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे था। लोगों को खाने के लिए सब्जी नहीं मिलती थी, लोग चटनी से रोटी खाते रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारी थी। और जो यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन, उसकी स्थिति बहुत विकट थी कि देश में मैकेनाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो था, 5% से नीचे था। और बाजार व्यवस्था बिल्कुल संगठित नहीं थी, संसाधन नहीं थे, पूर्ण रूप से हर चीज कृषि की भगवान आधारित, प्रकृति आधारित होती थी। लेकिन आज इस देश में वर्तमान में जो 2023 चल रहा है, मैं बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारी जनसंख्या 34 करोड़ की बजाय 142 करोड़ है। तो आप गणना कर सकते हैं 34 से 142। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 50 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे था और हम नेट इंपोर्टर थे, बाहर से अनाज आता था जब लोगों को खाने के लिए मिलता था। आज हम सरप्लस हैं, सेल्फ सस्टेनेबल है, आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर ही नहीं है, एग्रीकल्चर से बहुत हैंडसम एक्सपोर्ट है। 330 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, बागवानी के अंदर जो उत्पादन 25 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे गिनती की सब्जियां 2-4 मिलती थी, आज हमारे देश में फलों का, सब्जियों का, मसालों का, औषधीय पौधों का, ऑर्नामेंटल एंड फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स, उनका देश में इतनी तरक्की हुई है कि उनका उत्पादन आज 351 मिलियन मीट्रिक टन है, इस साल का जो लेटेस्ट डेटा है। और ये नहीं कि हम सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी, हमारी जनसंख्या 142 करोड़, उसको खिलाना पड़ता है। उसके बावजूद हमारे देश से बहुत अच्छी मात्रा में निर्यात है। और जो वर्तमान में जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है, वो लगभग 50 बिलियन $, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट देश से होता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। कई चीजें विचित्र हैं, जैसे कि कई बार बात करते हैं, अब पहले आजादी के टाइम पे देश की 85% से ज्यादा जनसंख्या कृषि आधारित थी। आज वो घट के 55 और 58% के लगभग रह गई है। लोग कहते हैं कि आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर का देश की जीडीपी में जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, वो 55% से ज्यादा था। आज वो घट के 18% रह गया। लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखता। अगर भैया, जब देश में जनसंख्या 34 करोड़ थी और हम नेट इंपोर्टर थे, बाहर आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, आज हम 142 करोड़ जनसंख्या के बावजूद निर्यात करने की ताकत रखते हैं। 142 करोड़ को खिलाने के बाद 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा एक्सपोर्ट है, एनुअल एक्सपोर्ट है। और आज भी जीडीपी, और एक और चीज बता दूं बच्चों की जानकारी के लिए, कि जब 47 की जब बात करते हैं, 50 की जब बात करते हैं, जब देश गणतंत्र हुआ, तो उस टाइम पर दूसरे सेक्टर विकसित नहीं थे। ना तो इंडस्ट्री थी, ना सर्विस सेक्टर था, ना कोई जो है ना अर्बन सेक्टर था, और दूसरे सेक्टर्स विकसित ही नहीं हुए थे देश में। वो बिल्कुल नगण्य थे, बिल्कुल बहुत ही कम उनकी परिस्थितियां थी। लेकिन आज देश में जो क्रांति आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, आप देखिए सर्विस सेक्टर, आप गुड़गांव जाइए, नोएडा जाइए, बेंगलोर जाइए, साइबर सिटी उभर के आए हैं, बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो दूसरे जब सेक्टर विकसित हुए हैं जो पहले जीरो थे, तो निश्चित बात है जो पहले अकेला कुश्ती लड़ता था एग्रीकल्चर,
अब वो नीचे तो आएगा, 18% कंट्रीब्यूशन ही रहेगा उसका। तो 18% कंट्रीब्यूशन भी वर्तमान में एग्रीकल्चर की जीडीपी में, देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर के द्वारा, मैं तो ये मान कर चलता हूं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और अभी वर्तमान में, पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे। कृषि शिक्षा के संस्थान, यूनिवर्सिटीज या आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट सेक्टर के संस्थान। और आज मैं थोड़ी सी बता दूं बच्चों की जानकारी के लिए, आजादी के टाइम पे हिंदुस्तान में 5 संस्थाएं कृषि के क्षेत्र में काम करती थी। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में था, जो बिहार में स्थापना हुई, पूसा बिहार में, वो बाद में शिफ्ट कर दिया 34 में दिल्ली में। अर्थक्वेक आने के कारण वहां पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, तो अंग्रेजों ने उसको दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। उस टाइम पे वो इंपीरियल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था, क्योंकि देश परतंत्र था, हम स्वतंत्र नहीं थे। एक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। दूसरा लाल पत्थर कॉलेज कानपुर, तीसरा कोयंबटूर, चौथा पुणे और 5वां साबौर, और छठा एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर जो अब फैसलाबाद है पाकिस्तान में, और 7वां एग्रीकल्चर कॉलेज जौबनेर जिसकी स्थापना 1947 में हुई। ये टोटल कुल 7 संस्थाएं पूरे देश में, इतने बड़े देश में, कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के कार्य में लिप्त थी। और आज अभी वर्तमान में मैं बच्चों की जानकारी के लिए बताऊं, स्वतंत्र भारत में आज लगभग 78 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, 113 आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स, इसके अतिरिक्त 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो डेयर के अंडर है, इसके अतिरिक्त 10 दूसरी ट्रेडिशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फैकल्टी है फुल फ्लैज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिक्किम हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा हो, चाहे बीबीएयू लखनऊ हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूर दराज के क्षेत्रों में तमिलनाडु में स्थापित हो, चाहे नेहरू हो, चाहे नागालैंड में स्थित यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटियां हों। 10 ऐसी यूनिवर्सिटियां आज देश में ट्रेडिशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जो काम कर रही हैं। आज आईसीआर की 8 डीम्ड यूनिवर्सिटियां, जो पहले मात्र 3 होती थी, आज 8 के लगभग ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटियां काम करती हैं। और अभी वर्तमान में हम लोगों ने आईआरआई को, पूसा को, नई दिल्ली को ग्लोबल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। पूरे देश के जितने संस्थान हैं बड़े बड़े जो कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा से भी जोड़ दिया और एक शिक्षा का, एग्रीकल्चर एजुकेशन का एक हब बना दिया और उसको नाम दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इस तरीके से दूसरी भी यूनिवर्सिटीज जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं बहुत सारी, वो भी एग्रीकल्चर की एजुकेशन इंपार्ट करती है, पढ़ाते हैं, वो भी उसमें लिप्त है। इसके अतिरिक्त आज देश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनकी स्थापना हुई है, प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं। उनका मैं नंबर नहीं बता रहा क्योंकि उनका नंबर मुझे ही खुद नहीं मालूम कितना है, लेकिन बड़े पैमाने पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस भी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आज इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर रिसर्च, डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो ढांचा है, वो शायद पूरी दुनिया में जितना बड़ा हमारे पास है, भारत देश के पास है, शायद दुनिया के विकसित देशों के पास, अमेरिका और चीन के पास भी इतना बड़ा ढांचा नहीं है आज। तो ये इस बात का इंडिकेटर है, प्रमाण है कि जो ये बच्चे बैठे हैं सामने, इनको किसी चीज का संकोच नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य
सुनहरा है कि नहीं है। और कृषि के क्षेत्र में मैंने अभी वर्तमान बताया है, भविष्य में हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए, कौन सी आवश्यकताओं को, खाने की, अनाज की, तिलहन की, दलहनों की, सब्जियों की, फूलों की, फलों की, मसालों की, औषधीय पौधों की, फूलों की, तो ये सारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ने वाली हैं। अभी वर्तमान में जनसंख्या हमारी 142 करोड़ है और 2050 आज के 27 साल बाद हमारी संभावित जनसंख्या 172 और 175 करोड़ के बीच में होगी। तो अभी जो अनाज हम पैदा कर रहे हैं 330 मिलियन मीट्रिक टन, क्या वो सफिशिएंट होगा? क्या वो काफी होगा? नहीं, हमें लगभग 550 मिलियन मीट्रिक टन अनाज की जरूरत पड़ेगी 175 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए। अभी हम 207 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन 2050 में बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलते खान पान के आवश्यकता के अनुरूप हमारी जो आवश्यकता होगी वो 450 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियों की होगी। चिंता की बात नहीं है, चीन ऑलरेडी 580 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां पैदा कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, ऐसा असंभव नहीं है। फ्रूट्स की बात करें, फलों की, अभी वर्तमान में 110 मिलियन मीट्रिक टन फलों का उत्पादन इस साल हुआ है। आवश्यकता कितनी है? 250 मिलियन मीट्रिक टन की आवश्यकता है। तो इस तरीके से वर्तमान ठीक है, आत्मनिर्भर है हम। एक कड़ी कमजोर है हमारी कृषि के क्षेत्र में, और वो कड़ी कमजोर हमारी है खाने का तेल, एडिबल ऑयल। उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। बाकी कृषि के हर एक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर ही नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा गल्ला है, बफर स्टॉक है, और हम नेट इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी हैं। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम देश से कर रहे हैं, लेकिन खाने के तेल को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और देश को 142 करोड़ लोगों की आवश्यकता के अनुरूप लगभग सालाना 80 से 90 हजार करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च करनी पड़ती है खाने का तेल मंगाने के लिए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से बहुत बड़ा एक मिशन, ऑयल सीड मिशन चलाया है। जैसे 2012-13 तक हम दलहनों में भी नेट इंपोर्टर थे, दालें भी बाहर से मंगा रहे थे, और हमारी जो शॉर्टेज थी वो 5 मिलियन मीट्रिक टन की थी। देश की जनसंख्या के अनुरूप 22 मिलियन मीट्रिक टन की दालों की जरूरत पड़ती थी, और हमारा जो उत्पादन था वो 17 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास था। लेकिन जब दलहन मिशन, पल्सेज मिशन चलाया, नई किस्में विकसित हुई, साइंस ने तरक्की की, और जब हमने वैरायटी तैयार की, फॉर एग्जाम्पल अगर मूंग की बात करें तो मूंग की एक वैरायटी हम लोगों ने पूसा से 1970 में विकसित की थी, पूसा विशाल। उसका ड्यूरेशन था 120 से 125 दिन का, और उसकी औसत उत्पादकता 5 या 6 क्विंटल थी 120-125 दिन में। आज मूंग को हम 50 दिन पे ले आए। ड्यूरेशन जो वैरायटीज का 50 से 60 दिन तक है, और यील्ड की जो पोटेंशियल है वो करीब 10 से 12 क्विंटल का पोटेंशियल है। इतनी तरक्की वैराइटल डेवलपमेंट में अलग अलग क्षेत्रों में, और फिर सीड, अच्छे बीज किसानों को दिए, सीड हब बनाए गए, किसानों को टेक्नोलॉजी दी गई, पॉलिसी आई, एमएसपी बढ़ा, और एमएसपी आज मूंग का एमएसपी 7200 रुपए से ऊपर है। और जब मार्केट्स में, मंडियों में जब ऐसी चीजें गई, और एक और योजनाएं चली, गलती से कोई किसान मंडी में लेके जाता है और उसको एमएसपी नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने में सक्षम नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, वो मंडी में अपनी मूंग या दाल बेच के आ रहा है, उसकी पर्ची आड़तिये से अपने पास रखे, और सरकार की योजना आई भावांतर योजना। अब जो सरकार ने एमएसपी फिक्स किया है और जो मंडी में बिका है, उसका जो भाव का अंतर है वो सरकार देगी, उसका नाम रखा भावांतर योजना। ऐसी योजनाएं
ऐसी पॉलिसी जब आई उन्होंने जो है ना असर दिखाया और हम जो 17 मिलियन मीट्रिक टन दालें पैदा करते थे 2016-17 आते आते 4-5 साल में वो प्रोडक्शन बढ़ के 25 मिलियन मीट्रिक टन से ऊपर चला गया, आवश्यकता से ऊपर। लेकिन आज देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज हमारा प्रोडक्शन हालांकि 27 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है, लेकिन कहीं फिर हम स्टैग्नेट हो गए उनके प्रोडक्शन में। लेकिन अब हम तिलहनों में लगे हुए हैं और तिलहनों का उत्पादन बड़े पैमाने पे, उसमें वैरायटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, अच्छे सीड की बात हो, पॉलिसी की बात हो, उस क्षेत्र में सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलके इस तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे रोकें। रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर चीज हम बाहर से नहीं मंगा सकते। हमें पता है कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। बच्चों को मालूम होगा देश में कितनी जनसंख्या, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी बस हैं, उनके अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप कितना कच्चा तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और वो उसकी कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में चुकानी पड़ती है। तो देश को लगभग 8 से 10 लाख करोड़ सालाना खर्च करने पड़ते हैं क्रूड ऑयल मंगाने पर। इसके अतिरिक्त हम लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर्स मंगाने पर बाहर से खर्च करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी पड़ती है। किसानों को मालूम नहीं होता कई बार, अब जो यूरिया का कट्टा उनको 280 रुपए का मिलता है, उसकी असली लागत जो है वो 2,500 रुपए से ऊपर है। ये सब्सिडाइज्ड है, ये सब्सिडी के ऊपर मिल रहा है, अनुदान के ऊपर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो डीएपी का कट्टा किसानों को 1200 रुपए का मिलता है, उसकी कीमत, असली कीमत लगभग 4,000 रुपए पड़ती है। तो इस तरीके से देश को 2.5 लाख करोड़ रुपए क्रूड ऑयल के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर, इसके अतिरिक्त बहुत और सारी चीजें। और ऐसा नहीं है, मैं बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, कृषि के क्षेत्र में भी कई चीजें हमें मजबूरी में बाहर से मंगानी पड़ती हैं, जैसे कि बार्ले, जौ, जबकि जौ के बहुत बड़े उत्पादक देश है हिंदुस्तान, गेहूं का भी हम बड़े उत्पादक देश है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान को 2.5 लाख मैट्रिक टन जौ का आयात करना पड़ता है इंडस्ट्री की डिमांड को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि वो माल्टिंग टाइप वैरायटीज, वो कोल्ड कंट्रीज में जो पैदा होती हैं, वो हाई माल्टिंग टाइप वैरायटीज। हालांकि हमने दुर्गापुरा, जयपुर से और हमारा जो IIWR है इंस्टीट्यूट करनाल में, वहां से ऐसी किस्में विकसित की हुई हैं जो हाई यील्डिंग के साथ हाई माल्टिंग टाइप, इंडस्ट्रियल टाइप वैरायटीज हैं। पर कहीं ना कहीं उनको आगे ले जाने की जरूरत है, प्रोडक्शन में आगे लाने की जरूरत है, वो आयात हम करते हैं। और धनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर से धनिया भी मंगा रहे हैं। सबसे बड़े प्रोड्यूसर, सबसे बड़े कंज्यूमर और उसके बाद सबसे बड़े एक्सपोर्टर, लेकिन उसके बावजूद भी धनिया हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो कई बड़ी विचित्र चीजें हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे, आगे आएंगे, तो उनको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो इसके कई टेक्निकल रीजन है और कई चीजें भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। लेकिन हमें यह भी चीज साथ साथ देखनी पड़ेगी। अब भैया आजादी के टाइम पे जमीन कितनी थी, वर्तमान में जमीन कितनी है, पानी कितना था। अगर मैं पानी की बात करूं, 1947 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3000 क्यूबिक मीटर पानी उसके हिस्से में आता था। अब जो घट के 1500 क्यूबिक मीटर रह गया। 1 क्यूबिक मीटर होता है कितना, 1000 लीटर। तो 3000 क्यूबिक मीटर पानी एक व्यक्ति के हिस्से में आता था सालाना, अब वो घट के 1500 रह गया। और 2050 आते आते वो पानी घट के 800 और 1000 के बीच में रह जाएगा। जनसंख्या 175 हो जाएगी। जमीन जो 143 मिलियन हेक्टेयर थी खेती योग्य जमीन जिस पर हम खेती करते हैं, अब वो घट के विकास के कारण, विकास को रोका नहीं जा सकता, विकास को नकारा नहीं जा सकता। देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ रोड्स, बच्चे देखते होंगे कि हर 6 महीने में कोई नया रोड बन जाता है। अभी जैसे एक नया रोड आया है, राजीव चौक से बॉम्बे जाएगा दौसा होते हुए, आप 8 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओगे। तो वो हवा से नहीं आया,
वो जमीन से आया, नीचे से होता हुआ। ऐसे एक रोड बना है अभी चंडीगढ़ से कोटपुतली 152D, वो भी हवा से नहीं आया, वो भी नीचे से आया, जमीन के ऊपर से आया। तो इस प्रकार से विकास के साथ, और विकास को नकारा भी नहीं जा सकता, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ रोड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब चीजें संभावित हैं। इनको हमें विकसित ही करना पड़ेगा अगर हमें विकसित देश बनना है। लेकिन इसके बदले कृषि योग्य जमीन कम हो रही है, और वो 143 से घट के अभी 139 के आसपास आ गई। लेकिन अच्छी बात यह है, जो इंपॉर्टेंट चीज वो है, हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे वेस्ट लैंड्स, इरोडेड, डिग्रेडेड लैंड्स अवेलेबल हैं। जो बंजर भूमि है उनकी तादाद 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है, जिनको कहीं न कहीं हम कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के रूप में विकसित कर सकते हैं। और उसका विकसित करने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है, जरिया है, वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, इंटरवेंशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है। उसके जरिए हम उनको विकसित करने की ताकत रखते हैं। तो इस तरीके से हर चीज, जलवायु परिवर्तन है, लगातार जलवायु परिवर्तन का दौर, पिछले 1 साल में जो हमने देखा है, असली चेहरा जलवायु परिवर्तन का, शायद इतिहास के अंदर इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन का चेहरा हमने कभी नहीं देखा। विचित्र चेहरा, ना सर्दी पड़ी कई महीने तक, दीपावली के 2 महीने बाद तक, और सर्दी पड़ी 1-1.5 महीना तो बहुत ज्यादा, और फिर पोल खुली तो 18 फरवरी आते आते टेम्परेचर 38 डिग्री चला गया। तो ये सारा चीज हमारी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। और इस साल भी अनसीजनल रेन्स, ये सब चीजें बहुत सारे, कभी बच्चों ने नहीं देखा होगा, पहले जितने डिस्टर्बेंस होते थे वो हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से होते थे, लेकिन आज जितने भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो अरब सागर से हो रहे हैं, ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हो रहे हैं, बड़े बड़े डिस्टर्बेंसेस। उसके कारण भारी तादाद में कृषि प्रभावित होती है, और जिसका नुकसान किसानों को और आम उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। अब मैं बता रहा था आपको कि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है, पानी घट रहा है, जलवायु परिवर्तन का दौर है, और साथ साथ खान पान की आदत बदल रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमें कृषि को एक नई दिशा, एक नई दशा देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में 2050 में क्या होगा और 2100 में क्या होगा, वो ये बच्चे तय करेंगे जो सामने बैठे हैं। हम तय नहीं करेंगे। हम तय कर चुके 2030 में क्या होगा, 35 तक क्या होगा। जो आगे का विजन है, आगे की आवश्यकता के अनुरूप क्या आवश्यकता पड़ेगी, कैसी वैरायटी चाहिएगी, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिएगी, तो ये जो सामने बैठे हैं ये भविष्य के वैज्ञानिक हैं। ये बच्चे, इनमें तो बहुत सारे हैं, ये कर्णधार है भविष्य के। इन बच्चों को इसलिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आप में से ही कोई न कोई प्लांट बिल्डर बनेगा। आगे 2100 में जब जनसंख्या 200 करोड़ होगी तो कैसी वीट की वैरायटीज, कैसी बार्ले की वैरायटीज, कैसी टमाटर की वैरायटी हमें चाहिएगी। आज इतना बड़ा देश, हम सबसे बड़े उत्पादक देश है टमाटर में, लेकिन आज भी हम बाहर से पल्प मंगा रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए का टमाटर का पल्प मंगा रहे हैं बाहर से, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग टाइप वैरायटीज की कमी है, भारी कमी है। इतने दिन बाद भी हम प्रोसेसिंग टाइप वैरायटीज, जिनसे सॉस बनती है, जिनसे प्यूरी बनती है या दूसरी चीजें बनती हैं, उन वैरायटीज की कहीं ना कहीं हमारे पास कमी है। अब हम रिगरस काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में भविष्य देश का। इसलिए कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में पहले नहीं देखा कितने बैंक थे देश में, कितनी सीड की कंपनियां थी। आज लगभग देश में सीड की 500 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, 500 से ज्यादा, बड़ी छोटी मिलाकर। तो आप सोचिए, सीड कॉर्पोरेशंस हैं, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस है,
और इसके अतिरिक्त कितनी चीजें देश में आज बैंकिंग सेक्टर है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के बच्चे जाते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में जो कमी हमारे देश में, वो सबसे बड़ी कमी है फूड प्रोसेसिंग की, वैल्यू एडिशन की। इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज भी हमारे देश में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उनका लेवल बहुत ऊपर है। उसके साथ साथ जो वैल्यू एडिशन है, जो प्रोसेसिंग है, वो मिनिमल है, बहुत कम है, 5% के आसपास है। और जो हमारे साथ पड़ोसी देश है छोटे छोटे, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हम अमेरिका से उधर से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन की या प्रोसेसिंग की बात करें तो 60% से ज्यादा वैल्यू एडिशन रखते हैं और हम 5-7% से नीचे हैं अभी वर्तमान में। तो भविष्य जो है, बच्चों की जानकारी के लिए हिंदुस्तान का भविष्य, अगर तो मैं बात कर रहा था आपसे कि हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो वर्तमान में 4 लाख करोड़ के लगभग का है, और एक उदाहरण में बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में हम लाल मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में लाल मिर्च हम खाते हैं और सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं। और लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट का जो हमारा वैल्यू थी वो 5400 करोड़ थी लाल मिर्च की, और इस साल एक साल में बढ़कर 8500 करोड़ हो गई। 2100 करोड़ रुपए का इजाफा एक्सपोर्ट में एक साल में लाल मिर्च में हो गया। जबकि चीन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हरी मिर्च का, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन अब हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं हरी मिर्च के अंदर भी, डिफरेंट सेगमेंट्स में, अलग अलग फास्ट फूड वाले में या दूसरे सेगमेंट्स में आज हम कंपटीशन कर रहे हैं। कई चीजें बड़ी विचित्र है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम मजबूत थे, प्राचीन काल से हिंदुस्तान को जानते हैं मसालों के देश के रूप में। हमारी हिस्ट्री रही है, इतिहास है। वास्को डी गामा आया हिंदुस्तान में, कोचीन में, किस कारण से आया? मसालों की खोज के कारण आया। उसको पता लगा कि वहां काली मिर्च होती है। जिन चीजों में हम बहुत मजबूत थे, कालांतर में विद द टाइम प्रोग्रेस के साथ आज हम उनमें बहुत पिछड़ गए। और जिन चीजों में हम कहीं नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल सीड स्पाइसेस, जीरा, जिसकी खेती राजस्थान और गुजरात 2 ही राज्य करते हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं हम, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। 88-90% डोमेस्टिक कंजम्पशन है सारे सीड स्पाइसेस का, 10-12% एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की 60% डिमांड की आपूर्ति करते हैं हम। लगभग 60% जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हिंदुस्तान करता है। और जीरे का एक्सपोर्ट, जब मैं डायरेक्टर बना 1 सितंबर 2012 को अजमेर सीड स्पाइसेस का, तो मैंने शाम को मालूम किया क्या स्टेटस है, तो पता लगा जीरे का एक्सपोर्ट देश से 280 करोड़ का है, और इस साल का जीरे का एक्सपोर्ट 4500 करोड़ का हमारा। लेकिन जिस चीज में मजबूत थे, काली मिर्च में, आज हमारे देश में ब्लैक पेपर, कार्डेमम, उनमें कंपटीशन में कई देश आ गए, वियतनाम, कंबोडिया। प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में हिंदुस्तान को वर्ल्ड ट्रेड में बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं, और हम बहुत पीछे चले गए उसमें। जिन चीजों में हम 1 नंबर पे थे, दूसरी चीजों में हम आगे आ रहे हैं। लाल मिर्च का मैंने बताया, सीड स्पाइसेस का मैंने बताया आपको, जीरे का, लेकिन 2.5 लाख मेट्रिक टन जीरा भेज रहे हैं बाहर। पैसा कितना मिल रहा है? 4500 करोड़ रुपए। लेकिन उसी जीरे में, और उसी जीरे का एसेंशियल ऑयल निकाल लें, ऑलियो रेजिन्स निकाल लें इन चीजों से। अब जीरे की क्या वैल्यू है? 400 रुपए किलो रॉ की। और एसेंशियल ऑयल की क्या वैल्यू है? 6 से 7,000 रुपए लीटर। तो ये वैल्यू एडिशन की बात है। और वो सिर्फ सीड में नहीं है, वो क्रॉप रेजिड्यू के अंदर भी 0.5% एसेंशियल ऑयल मौजूद है। और अजवाइन में तो करीब 1.5 से 2% अवेलेबल है। और जीरा तो छोटा पौधा है, लेकिन अजवाइन तो सरसों की हाइट पर आती है। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है अभी। और इसी तरीके से दूसरे क्षेत्रों में भी, फूड प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में हम बहुत पीछे हैं। हम रॉ चीजें ज्यादा खाते हैं,
और उनमें नुकसान ज्यादा होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, काटने के बाद। उस क्षेत्र में इस देश में अपार संभावनाएं भविष्य में हैं। अभी जो 5% प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है, अगर ये कहीं हमारा 15% होता आज के दिन, तो हो सकता है हिंदुस्तान से जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो 4 लाख करोड़ नहीं 15 लाख करोड़ हुआ होता। ये वैल्यू है एग्रीकल्चर की, वैल्यू एडिशन। तो इसलिए भविष्य में अब जिस तरीके से केंद्र सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में जोर दे रही है, और फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको बच्चों की जानकारी के लिए, अनार, पहले कहावत होती थी 1 अनार 100 बीमार। अब बच्चों को पता भी नहीं होगा कहावत क्यों बनी। अब भाई आदमी तो 100 बीमार है, अनार तो एक है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट इतने ज्यादा है। अब एक अनार से दाने निकाल कर कितने को दे? 100 को दे देंगे क्या एक अनार से निकाल के? लेकिन अनार का क्षेत्रफल राजस्थान में 90 में 200-300 हेक्टेयर था। आज राजस्थान जैसे प्रदेश में 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा में अनार का उत्पादन है। सोचिए आप। और ऐसे इलाके, बाड़मेर, हम सोचते थे वहां हरियाणा में बैठ के, यूपी वाले भी सोचते होंगे, आसाम वाले भी सोचते होंगे राजस्थान में क्या होता होगा, वहां तो रेत उड़ता है बाड़मेर जैसलमेर में, वहां क्या है, ऐसी सोच थी। लेकिन देखिए आज बालोतरा बाउल बन गया, कटोरा बन गया अनार पैदा करने का। जालोर, सिरोही, उधर फलौदी, उधर सीकर, उधर बीकानेर, 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा। और आज एक भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। किसान का अनार मात्र 30 रुपए किलो बिक रहा है, भगवा 500 ग्राम का एक फ्रूट। अब आप सोचिए, किसान को 30 रुपए नहीं मिल रहा जो गुड़गांव में, दिल्ली में 200 रुपए किलो बिक रहा भगवा। तो इसका मतलब हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है, प्रोसेसिंग की। उसका जूस बनाए या सुखा के पाउडर बनाए, या अनार का दाना निकाल के अलग, अनार के दाने में जो ऑयल है अंदर, उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 1 लाख रुपए लीटर से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं वैल्यू एडिशन का, प्रोसेसिंग का कितना बड़ा, अपार संभावनाएं देश में है, इतने बड़े देश में। तो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान में बात कर रहा था, बाड़मेर, जैसलमेर, हम लोग भी सोचते थे कभी जब छोटे थे, राजस्थान क्या, बाड़मेर क्या, वहां रेत उड़ता है। लेकिन आज बाड़मेर, जैसलमेर, ये इलाके जालौर गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन का मतलब ये नहीं सीधा सोना निकलता है, भाई सोना ही निकल रहा है, नीचे कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, रिफाइनरी लगी वहां, ऊपर जीरा पैदा हो रहा है, 4,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट है, ऊपर ईसबगोल हो रहा है, ऊपर अनार पैदा हो रहा है। आप बताएं, तो गोल्ड माइन नहीं है तो क्या है? और ऐसा शहर बाड़मेर, किसी ने सोचा था? शायद 2 नहरों का पानी तो हरियाणा में भी किसी गांव ने नहीं पिया होगा। 2 नहरों का पानी पी रहा है बाड़मेर। इधर से तो आधा शहर आईजीएनपी का पानी पी रहा है, और आधा शहर पी रहा है, इधर से आ गई नर्मदा कैनाल। तो 2 शहरों, 2 नदियों, 2 नहरों का पानी शायद ही हिंदुस्तान में कोई शहर पीता होगा। तो आप सोचिए कितना डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में ये नहीं कि हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है, राजस्थान जैसा प्रदेश जिसको हम मरु प्रदेश मानकर चलते थे, वो प्रदेश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले यूपी 1 नंबर पे था दूध में, आज राजस्थान 1 नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में। आज यहां पे सारे सीरियल्स, गेहूं हो, जौ हो, बाजरा, अब बताइए मिलेट्स ईयर है 2023, अभी भी बना रहे हम इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। 45 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती औसतन। किसी साल सूखा पड़ गया, भगवान रूस गया, तो 39 लाख हेक्टेयर भी आ गई, और किसी साल 56 लाख हेक्टेयर भी हो गई। तो डिपेंड करता है वाइड स्प्रेड रेनफॉल के ऊपर, कितनी बरसात होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 44-45 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती होती है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अफ्रीका के जो बड़े बड़े देश है, नाइजीरिया जैसे, उनसे तो राजस्थान प्रदेश अकेला ऊपर है मिलेट्स के प्रोडक्शन में। आप सोचिए, गेहूं हम पैदा कर रहे हैं, जो हम पैदा कर रहे हैं, आपका तिलहन, रेपसीड मस्टर्ड, बाउल है,
कटोरा है भरतपुर अलवर रेपसीड मस्टर्ड प्रोडक्शन का, मूंगफली यहाँ होती है, सोयाबीन यहाँ होती है, और आपका तिल यहाँ होता है, अरंडी यहाँ होती है। तो क्या बच गया? सारी तो ऑयल सीड्स क्रॉप हो रही है। दलहन मेजर सारी की सारी पल्सेस, मूंग यहाँ हो रही है, आपका चिकपी चना यहाँ हो रहा है, लार्ज स्केल पर रबी क्रॉप है। मोठ भी नहीं यहाँ हो रही राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में एरिड लेग्यूम है, लेकिन अब इलाका घट रहा है, चिंता का विषय है। हम भी चिंतित है, इलाका नहीं घटना चाहिए मोठ बीन का, रेदर बढ़ना चाहिए, क्योंकि भुजिया में, बीकानेरी भुजिया में मोठ बीन का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए सारी दलहन यहाँ होती है, तिलहन यहाँ हो रहे, आपकी सीड स्पाइसेस के लीडर राजस्थान, जीरा यहाँ हो रहा, इसबगोल यहाँ हो रहा, आपका औषधीय पौधे अश्वगंधा इसबगोल यहाँ हो रहा, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी सारी यहाँ हो रही, उसका बाउल है राजस्थान प्रोडक्शन का। इसके अतिरिक्त फ्रूट्स में मैंने बता दिया बाउल बन गया, पॉकेट उभर के आ गई, अनार 16,000 हेक्टेयर। यहाँ सवाई माधोपुर जाएंगे आप, एक अमरूद की पॉकेट बन गई, लोकल लैंड रेस डेवलप हो गई, इतनी अच्छी सेल्फ लाइफ है। अब दिल्ली और गुड़गांव को फ्लड करता वो अमरूद जो है ना, जाके जयपुर को नहीं खिला रहा, उदयपुर को नहीं खिला रहा, दिल्ली को भी खिला रहा है, गुड़गांव को भी खिला रहा है। आप जाइए, बेर यहाँ की फसल है, आंवला यहाँ की फसल है, डेट पाम यहाँ हो रहा है, कस्टर्ड एप्पल जो माइनर फ्रूट था, आज बड़े पैमाने पे कस्टर्ड एप्पल का इस उदयपुर संभाग के आसपास चारों तरफ जब डेवलपमेंट हुआ है आदिवासी इलाकों में, आज कई कंपनियां पल्प कस्टर्ड एप्पल का, सीताफल का लेके अहमदाबाद, बॉम्बे जाती हैं और स्पेशलिटी आइसक्रीम बन रही है उससे। आप सोचिए, तो वैल्यू एडिशन है। तो माइनर फ्रूट्स में ये बेल पत्थर खड़ा, उधर आंवला खड़ा है, पीछे यही 3 फ्रूट तो यही लगे इसी कैंपस में, आप देख लीजिए, बच्चों को पता लग जाएगा। 3 फ्रूट क्रॉप खड़ी है, चौथी भी खड़ी हो केला सामने, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान फ्रूट्स के खेती में, सब्जियों की खेती में, आप अगर कोटपुतली खड़े हो जाए रोड पे और दोपहर बाद, तो आपको पता लग जाएगा कितने ट्रक लोड दिल्ली में सब्जियों के जा रहे हैं, दिल्ली को कितनी मटर खिला रहे हैं, कितनी गाजर खिला रहे हैं, कितना प्याज खिला रहे हैं, कितनी लौकी खिला रहे हैं, कितना टिंडा खिला रहे हैं। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में राजस्थान आज लीडिंग स्टेट है, फ्रूट प्रोडक्शन में राजस्थान लीडिंग स्टेट है। तो शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, अगर राजस्थान एग्रीकल्चर में हम ये कहें अच्छा नहीं कर पा रहा, राजस्थान में एग्रीकल्चर में जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। हम कहें इतनी विषम परिस्थितियां होते हुए, जमीन में पानी नहीं है, एक गलती जरूर की किसानों ने, गलत फसलों का चयन किया। जैसे मैं वाइस चांसलर था जोधपुर, तो जब किसानों के खेत पे जाता था बड़े खुश होते थे, उधर ओसिया में, मथानिया में, साहब हम गाजर उगा रहे हैं, हम प्याज उगा रहे हैं, हमारी गाजर बॉम्बे जा रही है, हमारी गाजर अहमदाबाद जा रही है। तो मैं कहता था ये गाजर नहीं जा रही, तुम्हारा ताजा पानी जा रहा है, ये जो 1000 फीट पर है ट्यूबवेल, ये 1500 पे चला जाएगा जल्दी। इसलिए ऐसी फसलों का चयन नहीं कर रहा आपको। इसी तरीके से प्याज, सीकर में मंडी बन गई, प्याज में 35-40 पानी लगते हैं लगभग, सैंडी सॉइल से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। तो पर मैं ये लगातार बताता रहता हूं किसानों को, भैया क्या फसल आपकी है, लेकिन राजस्थान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और यहां जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत जबरदस्त है। और मैं एक और चीज बता दूं, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में जितनी ग्रोथ हुई है, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई है, मैं हमारे साथी जो कुमार साहब, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, बहुत उत्कृष्ट लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। लेकिन आप देखिए आज 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, जॉबनेर एक कस्बा है और उस कस्बे में 2 यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें मैं हूं और दूसरी मेरे साथ वेटरनरी यूनिवर्सिटी। आप सोचिए, बताइए, एक कस्बे में किसी ने सोचा था कि एक कस्बे में जिसमें एक बूंद ग्राउंड में पानी नहीं है और वहां 2 यूनिवर्सिटी होंगी। आज मेरे पास 15 कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, 13 हायर एजुकेशन के पास है 2.5 और 12 प्राइवेट कॉलेज, 40 के एग्जाम में करा रहा हूं। आप सोचिए तो कितना नंबर, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एजुकेशन का आज राजस्थान में विकसित हुआ है। और मैं तो अभी माननीय मंत्री जी को एक दिन कहा भी,
जब विधानसभा चल रही थी वो कॉलेजेस की एमएलए डिमांड कर रहे थे, भाई साहब और कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, बहुत हो गया। हर एक चीज की सीमा होती है, सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं बच्चों को, अगर आप एग्रीकल्चर में आते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रोजगार की, सरकारी रोजगार हो, निजी क्षेत्र के रोजगार हो, सब रोजगार हो। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा आपको, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, जिसका मैं नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट हूं। जॉबनेर के पास 15 किलोमीटर एक गांव है बस्सी झाझड़ा। एक गांव में 1000 ग्रीन हाउसेज है। सोच सकते हो आप, जमीन में एक बूंद पानी नहीं, सर्दी में टेम्परेचर -4 -5 जाता है, गर्मी में 48 डिग्री जाता है, रेतीली जमीन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 0 है, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं। और ऐसी परिस्थिति में 1000 ग्रीन हाउस क्यों? हमने उनको गाइड किया है। अब भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक एक बूंद हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, सोलर पावर से जोड़ना पड़ेगा। और आज क्लस्टर अप्रोच में, समूह के रूप में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, तो वो गांव बस्सी झाझड़ा है। मैं दिखाता, लेकिन यहाँ वो नहीं है मेरे पास। पेन ड्राइव तो मेरी जेब में है, लेकिन उसकी मूवी में दिखाता जो ड्रोन से ली है, कि कैसे, किस तरीके से क्लस्टर उभर के आया है। अभी मैं हॉर्टिकल्चर कांग्रेस की गुवाहाटी वहां प्रेजेंट करके आया, बताया अकेले में नहीं चलेगा, क्लस्टर अप्रोच में जाना पड़ेगा। कई टेक्नोलॉजीज में हमें अकेले में नहीं चल सकती, पर ये राजस्थान में ही है। अगर आपने एक किसान के पास 10 एकड़ ग्रीन हाउस है, तो उसके पास 5 करोड़ लीटर के वाटर पॉन्ड्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, 5 करोड़ लीटर के। उसने 120 किलोवाट का सोलर पावर लगाया है, तो वो बिजली यूज नहीं करता, सोलर पावर यूज करता है, और एक एक बूंद बरसात का पानी उसका संग्रहण करता है, हार्वेस्टिंग करता है। तो इसका मतलब अपार संभावनाएं देश में हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की भी बात करें, और अब इस साल केंद्र सरकार ने, हम लगातार बात कर रहे थे, बताते थे, तो उसमें यही बात आती थी कि हॉर्टिकल्चर में बहुत ताकत है देश को आगे ले जाने की। बागवानी देश की तस्वीर बदल सकती है भविष्य में। और उसमें हमने सबसे बड़ी कमी बताई, प्लांटिंग मटेरियल, रोपण सामग्री, डिजीज फ्री, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल की, वैरायटीज की सीड की भारी कमी है। और सरकार ने जो सुना, और इस बार जो हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने एनुअल बजट में 2200 करोड़ रुपए का स्पेशल एलोकेशन किया है। एक स्कीम है जिसका नाम है क्लीन प्लांट। क्लीन प्लांट का मतलब है हॉर्टिकल्चर में वायरस फ्री, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल बड़े पैमाने पे कैसे पैदा करें। तो ये बच्चे जो बैठे ना सामने, ये उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सारे के सारे आगे जाके क्लीन प्लांट स्कीम में। तो इसलिए हर क्षेत्र में, सीड प्रोडक्शन में, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां मिले। अब मैंने उदाहरण दिया आपको बस्सी झाझड़ा का, कितनी लेबर वहां काम कर रही है, स्किल्ड लेबर है। कौन सा खीरा लगेगा, कितने पौधे लगेंगे, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग, पॉलिनेशन कैसे होगा, टमाटर में शिमला मिर्च की कौन सी वैरायटी कब हार्वेस्ट करनी है, फर्टिगेशन कैसे होगा, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे होगा, सब चीजें उसमें स्किल्ड मैन पावर करती है। तो इसका मतलब स्किल्ड मैन पावर की हिंदुस्तान में भारी कमी है, भारी जरूरत है, आवश्यकता भविष्य में। उसके अनुरूप भी हमारे बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य है, कोई चिंता की विषय नहीं है। चीन में, हमें तो कह रहा था आपको 500 कंपनियां बताई सीड की, चीन में तो बड़े गांव में 2-4 कंपनियां हैं एक गांव में। तो इसका मतलब आम बच्चा भी, आम किसान भी, पढ़ा लिखा भी अपना सीड का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो भविष्य कोई ऐसा नहीं है भाई आप कृषि के क्षेत्र में नहीं है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। मैं बताता चला जाऊंगा, 1 घंटा और बोल दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों को कि बेटा, बच्चों आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखी व्यक्तिगत रूप से। मैं जोधपुर में वाइस चांसलर था, जब सिलेक्शन किए
जितने सिलेक्शंस हुए 90% से ज्यादा ऐसे बच्चों के हुए जिनका डाइवर्स एक्सपोजर था। अब बीएससी किसी ने गलती से जॉबलेर से कर ली या आरसीए से कर ली, लेकिन एफएससी आनंद से की है और पीएचडी धारवाड़ से करके आया है, बीएससी धारवाड़ से की, एमएससी जो है ना एंग्रू से की है और पीएचडी पंतनगर से की। ऐसे बच्चे डाइवर्स एक्सपोजर लेके आए, उन बच्चों के सामने एक ही यूनिवर्सिटी से तीनों डिग्री लिए हुए बच्चे टिक ही नहीं पाए कहीं नहीं। तो डाइवर्स एक्सपोजर जो है वो बहुत जरूरी है। अब आप घर से बाहर निकल के आए हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, ये भी एक एक्सपोजर है। और मैं जॉबलेर में बहुत तंग हूं हमारे बच्चों से, लोकल बच्चे हैं। इस साल भी बहुत सारे लोकल बच्चों का एडमिशन हो गया और मैं डेली मजाक करता हूं, अब 25 किलोमीटर के तो नहीं हो गए, मेरा एक ही वर्ड है, मैं जब बोलता हूं 25 किलोमीटर के दायरे के तो नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। अब वो बच्चे हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, 4-5 बजते ही वो अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे हम लोगों को 4 बजे चाय की हुक्को की लगती है ना, उनको घर जाने की हुक्को की लगती है 4 बजते। तो ये नहीं चलता। जब आप पढ़ रहे होते हैं, अब मैं स्पेशल लेक्चर करवा रहा हूं 5 से 7 बजे तक, मैंने दिल्ली से किसी आदमी को बुलाया, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर मेरे एमएससी पीएचडी के सारे बच्चे गायब मिले? ये तो नहीं हो सकता और मैं ऐसे अलाउ भी नहीं करता और मैं ऐसा हूं भी नहीं व्यक्तिगत रूप से। मैं बहुत इन्वॉल्व हूं, जैसा कुमार साहब ने बताया आपको, मैं खुद आगे चल के, जैसे पीएचडी में कोर्स है एडवांसेस इन वेजिटेबल ब्रीडिंग, मैं खुद चल के कहा ये कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैकल्टी का इनकी कितनी ताकत है और कितने एडवांसेस इनको आते होंगे। अब मैंने 17 साल IRI में पढ़ाया, तो कम से कम मैं वो कोर्स पढ़ाता हूँ। तो दूसरा कोर्स एडवांसेस इन वेजिटेबल प्रोडक्शन वो पढ़ाता हूँ, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का कोर्स MSc को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं, मुझे कोई संकोच नहीं है। और मैं यूजुअली जो क्लास लेता हूँ इवनिंग आवर्स में लेता हूँ 5 से 7-8 बजे तक, क्योंकि मैं डे टाइम में मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कहीं भी हो सकता हूँ और मैं हमेशा भी कैंपस में जरूरी नहीं। अब 15 डिस्ट्रिक्ट, पुराने 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 15 कॉलेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, सीड फार्म्स हैं, 10 KVK हैं, तो मुझे तो हर जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं क्लास लेता हूँ, 3 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की। तो अगर बच्चे उसमें नहीं मिलेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर वो बच्चे घर चले गए तो फिर मैं उनकी गिनती कैसे करवाऊंगा? तो इसलिए डाइवर्स एक्सपोजर सबसे बड़ी चीज है। और अब आप जो एक्सपोजर ले रहे हो, घर से बाहर निकल कर आए हो, दिस इज द ग्रेट एक्सपोजर। ये छोटा एक्सपोजर नहीं है आप लोगों के लिए। घर से बाहर आके बाहर रहना, और मैं सवेरे मैच में भी विजिट करके आया था, और देखिए सबसे अच्छी बात कुमार साहब ने जैसा बताया मुझे कि आपके मैच में विजिट किया, बहुत ही नीट एंड क्लीन सिंपल खाना, और सबसे बड़ी खूबी कि कुमार साहब और उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी, वो भी वही खाना खाती। दिस इज द ब्यूटी। ये चीज है कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको असलियत का पता है, मुझे भी असलियत का पता है। अब किस मैच में क्या बन रहा है, आज कितने बच्चे पार हो गए, कितनी शादियां हो रही हैं, कितनी स्वामनी हो रही है। मैं भी गिनती रखता हूँ, रोज गिनती करवाता हूँ। अभी गिन के बता दो मुझे आज कितने हैं मेरे कैंपस पर अवेलेबल। मैं भी गिनती में लगा रहता हूँ रोजाना। तो इसलिए ऐसी उसमें इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने वाजिब दामों के ऊपर शायद मैं तो परिकल्पना नहीं कर सकता। इसलिए अभी जॉबलेर में मैंने सिलेक्शन किए 100 फैकल्टी के, वहां पे भी वही निकल कर आया जो जोधपुर की पिक्चर थी। वही बच्चे एक्सेल कर पाए जिन बच्चों का डाइवर्स एक्सपोजर था, वही बच्चे सारे आगे आए। तो बेटा ये है कि आप पढ़ें और कोशिश करें, 1 डिग्री यहां से कर लें, बाकी 2 डिग्री दूसरे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं, आप तमिलनाडु जाओगे तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी आपको, हिंदी चलेगी नहीं। धारवाड़ जाओगे तो भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन अलग फैकल्टी, अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, इंटरेक्शन होगा आपका दूसरों के साथ। तो ये उसमें एक बहुत बड़ी खूबी है।
ये बड़ी ताकत है डाइवर्स एक्सपोजर में। नंबर 2, मैं ये कोई वो नहीं कह रहा बाइंडिंग आपके ऊपर, कंपल्सन नहीं है, बट ये मैंने बता दिया आपके उदाहरण जोधपुर में, जॉबनेर में, दोनों जगह देखा। जिन बच्चों की भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से डिग्रियां थी, उन बच्चों ने कमाल किया इंटरव्यू में, और जो इंटरव्यू में कमाल करेगा वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। स्कोर कार्ड तो पहले खत्म हो लेता है, कॉल करने के बाद बराबर असर। अब तो जो इंटरव्यू में एक्सेल करेगा वही आएगा। तो दूसरी चीज, आप जिस संस्था में रहते हैं वो आपका घर है, उसमें साफ सफाई हर एक चीज की देखना। सरकारी तंत्र में कई बार होता है, बाथरूम गए टूटी खुली छोड़ा है, वो चल रही है, एग्जॉस्ट पंखा दबा दिया, एग्जॉस्ट चला दिया, दिन भर चल रहा है, ये नहीं पता है कि एग्जॉस्ट चलने में कितनी बिजली लगती है। जहां चाहे रैपर फेंक दिया, जहां चाहे कुछ भी फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दिया। मैंने बच्चों को आज तक यही सिखाया है। और एक चीज मैं और बताऊंगा कुमाऊं साहब को, और मैडम भी बैठी हैं, और बच्चों को, मैंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया जोधपुर में कि बच्चे जब आते थे क्लास के लिए और गलती से उनको कैंपस में कोई रैपर मिल जाता था तो उठा के जेब में रख लेते थे, उसको फिर बाद में डस्टबिन में डालते थे। इस लेवल तक मोटिवेशन करते थे। आज भी मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुमाऊं साहब ने कहा कि नहीं आज ही प्रोग्राम है, तो मैं आया। कल मेरा जॉबनेर में मेन कैंपस में स्वच्छता अभियान था, बड़े पैमाने पर, कई 1 महीने के बाद, जो इंटर कॉलेज गेम्स के बाद। तो 4 टीम मैंने बनाई, और एक सबसे मजबूत टीम के साथ मैं था, जिसमें एमएससी पीएचडी के बच्चे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे कई दिन से, और वो कल पकड़ में आ गए। पहले ही दिन मैंने पकड़ लिया हॉस्टल में जाकर। मैं अब गायब नहीं हो सकते, अब तो कल मिलोगे ही सवेरे, गिनती कर ली उनकी। और कल शाम तक मैं जब सोया तो मेरी बॉडी में पूरी में पेन हो रहा था, चुप 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 ऐसे। तो इस लेवल पे भी शायद मैंने जितनी बीएससी में कस्सी चलाई होगी, उतनी आज 60 की एज में भी मैं कस्सी चला रहा हूं, उससे कम नहीं चला रहा। फावड़ा कस्सी, वैसे राजस्थान में कस्सी है भी नहीं, कस्सी तो हमारे हरियाणा में है, वो तो उठा भी नहीं पाएंगे वो भी गए रीजनल गए तो कुल मिलाकर आज दुर्गापुरा में सफाई अभियान था, और मुझे उन बच्चों के साथ आज दुर्गापुरा में एमएससी पीएचडी और बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चे हैं। लेकिन मेरे पास वीडियो आ गया, जब मैं आपके पास यहाँ बैठा था तो मैं वीडियो देख रहा था। मेरे साथी जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लिपिंग लेकर जो मैं बता के आया था, भैया एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के पीछे जो बहुत भारी वीड्स है, पिछले साल साफ किए थे, ये साफ करना। कल शाम को आने के बाद मैंने 1-2 साइंटिस्ट को लेकर पूरा कैंपस घूमा, तो वो काम कर रहे थे, उन्होंने वीडियो भेज दिया, साहब हो गया है। तो मेरा स्टाफ भी मोटिवेटेड ऐसे नहीं। तो इसलिए ये संस्था बेटा आपकी है, इसका ध्यान रखना। पानी की भारी कमी है, और पानी का दुरुपयोग बहुत ही बुरी बात है। पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बूंद पानी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसलिए मैं तो पानी भी मांगता हूं ना, तो पहले कहता हूं 1 घूंट देना, आधा गिलास देना, उसे फालतू मत दे देना। वेस्ट, मैं पानी को वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आश्रम में पानी मांगा सेवक से, और महात्मा जी ने कहा अगर भाई आधा गिलास पानी देना, उसने पूरा गिलास भर के दे दिया, उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। कब की बात है? 1930s की। उन्होंने कहा कि ये मैं पानी पीऊंगा, आधा गिलास, आधा झूठा हो जाएगा, इसको आप फेंकोगे, इस देश में पानी नहीं बचेगा पीने के लिए। तो ये चीजें चरितार्थ होंगी आगे 2050 में, 2100 में। तो इसलिए चिंता का विषय है। इससे अगली चीज है बेटा, जहां आप रहें, अपने टीचर्स का मान सम्मान, संस्था का मान सम्मान, उसको बढ़ाने का काम करें। संस्था का मान सम्मान देखो, ये बैठे पगड़ी वाले, ये इसमें से भी आएंगे आगे, ठीक है? तो मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप कैसे बढ़ाओगे? अच्छे से पढ़ के मान सम्मान बढ़ाओगे। आगे जब एक्सेल करोगे, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलोगे, तो निश्चित रूप से मान सम्मान बढ़ेगा। फिर टीचर्स की रेस्पेक्ट, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट। गलत आदतों में नहीं पड़ना एक सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश में
जो चल रही है ड्रग्स वाली, मैं तो नहीं मानता हमारा बच्चा कोई इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं जॉबनेर में भी ऐसी परिकल्पना नहीं करता और कैंपस में भी नहीं करता, लेकिन ऐसे संस्थाओं में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और हमारे बच्चों को ऐसी चीजों को सोचना भी नहीं चाहिए। आप बाकी बातें छोड़ दो। फिर बात आती है आपकी, आज के टाइम में कंपटीशन के युग में सबसे बड़ी चिंता हो रही है तनाव की, स्ट्रेस। तो कभी भी बच्चों को तनाव में नहीं आना चाहिए। आपस में रहते हो, एक दूसरे से डिस्कस करो, अच्छी तरह बात करो, बी ओपन, फ्रैंकली अपने टीचर्स को बताओ, मैडम हैं या टीचर्स हैं या आपके चेयरमैन साहब हैं, कुमार साहब, ओपन है सब। अब देखिए, अब मेरे से पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, वो बच्चे शायद वीसी के ऑफिस में नहीं आ सकते होंगे, यूनिवर्सिटी में डीन ऑफिस में नहीं जा पाते थे, लेकिन आजकल बीएससी के बच्चे धड़ल्ले से मेरे ऑफिस में आते हैं। मोबाइल रहता है, फोन कर देते हैं, कहीं से छोटे छोटे बच्चे फोन कर लेते हैं। तो मैं कभी इन चीजों को वो नहीं मानता। वी शुड बी ओपन, वी आर ओपन, इसलिए बच्चों को भी ओपन होना चाहिए। हम तनाव की बात सोच नहीं सकते, एग्रीकल्चर स्ट्रेस होनी ही नहीं चाहिए। और एक दिन में फिर अभी मेरी कुमार साहब से बात हुई, मेरी वाइफ जो है वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और वो यही पढ़ाती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो साइकोलॉजिस्ट है और पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, तो वो एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही काम करती है। तो एक बार उनसे भी गुजारिश करेंगे वो यहाँ आए और सब बच्चों की कोई कॉमन क्लास एक दिन कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो भी कोशिश करेंगे हम। अभी उनकी तबीयत खराब थी, आप तो कह रहे थे, पर इतने शॉर्ट नोटिस पे संभव नहीं था। पर कुल मिला के बात ये है कि बेटा बच्चों, एग्रीकल्चर में देश में अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की, संगठित गैर संगठित क्षेत्र में आपका स्वरोजगार की, दूसरों को रोजगार देने की, अलग अलग क्षेत्रों में। और हम बैठे हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं अगर हमारे बच्चों को हम ट्रेन ना कर पाए। अभी कुमार साहब हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में, हो सकता है हम यहाँ कोई एक बहुत बढ़िया हाईटेक हॉर्टिकल्चर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दें, ये भी संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा रास्ता चुना है, आपको बधाई। और मैं ये आशा करता हूं, कामना करता हूं कि आप लोग भविष्य में जिस मकसद के लिए भी आए हो, आप उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है सफल होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में आप आगे जाएंगे। कोई बच्चे बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, वैज्ञानिक भी बनेंगे और कुछ बच्चे अधिकारी बनेंगे, कुछ बच्चे सीड कंपनियों में जाएंगे, कुछ बच्चे बैंकों में जाएंगे, कुछ बच्चे सीड सर्टिफिकेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे सीड कॉरपोरेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे सीड कंपनीज में जाएंगे, कुछ बच्चे इंश्योरेंस कंपनीज में जाएंगे। और अब आजकल एग्रीकल्चर का पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी स्कोप है। तो बहुत स्कोप बढ़ रहे हैं आगे हर जगह। और सबसे बड़ा स्कोप है प्लांटिंग मटेरियल और सीड में और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन में। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, अभी खाली स्थान है, उसको आप लोग भरेंगे। तो मैं इतनी चर्चा आप लोगों के सामने करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।